नमस्कार, मैं उषा कुशवाहा अपनी इस चैनल कहानी कमल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज सुनिए मशहूर लेखिका निशिपाल सूरी जी की लिखी कहानी। मिसेज सूरी आईसीएसई हाई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड हैं और इनकी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित तथा चर्चित हुई हैं। आप अनेकों साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं से न सिर्फ जुड़ी हैं बल्कि सम्मानित भी होती ही रहती हैं। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी को अंत तक अवश्य सुने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सील सपूती। अम्मा, आज 30 तारीख है और कल पहली। सुबह उठकर सामान बांध लेना। राकेश कॉलेज जाते हुए तुम्हें बस में बिठा देगा और ये है तुम्हारे अगले महीने के जेब खर्च के रुपए। कहकर सुभागी के छोटे बेटे कुलदीप ने 50 रुपए का नोट उसके तकिए के पास रख दिया और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बाहर चला गया। सुभागी के जीवन की यही गति है। अब जब तक दोनों बेटे साथ थे कहीं आने जाने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन जब दोनों भाइयों ने आर्थिक अंतर बढ़ जाने पर अलग हो जाने का फैसला किया, बड़े बेटे कुलप्रकाश की तरक्की होती गई और वह बड़ा सरकारी अफसर हो गया था। रहने को बड़ा घर, नौकर, मोटर, सब प्रकार के आराम और सुख। लेकिन पत्नी दुर्गा बेहद बदमिजाज और घमंडी। उसके सामने पति बेचारा तो भीगी बिल्ली बना रहता। बेटी भी माँ के चरण चिन्हों पर चल रही थी। बेटा राजीव नेक और सदाचारी है, लेकिन पिता की ही तरह माँ के सामने जबान नहीं खोल सकता। छोटे कुलदीप का मन पढ़ाई में नहीं लगा तो काम खोजने लगा। भला बिना पढ़ाई के काम भी क्या मिलता। फलतः बच्चों और औरतों के काम आने वाली चीज़ों की एक दुकान खोल ली। बस उसी की आमदनी से गुजारा होता है। उसकी पत्नी कमला बहुत सुशील और गुणवती है। थोड़ी कमाई में भी बड़ी कुशलता से घर चला लेती है। घर का सारा काम स्वयं करके जो समय मिलता है उसमें लोगों के छोटे मोटे काम जैसे स्वेटर बुनना, साड़ी में फॉल लगाना, कुछ सिलाई आदि करके भी कुछ पैसे बना ही लेती है। दिल की बड़ी अच्छी और सेवा करने वाली है, लेकिन एक तो आर्थिक तंगी और दूसरे पति के अक्खड़ स्वभाव के कारण सुभागी की सेवा में कमी रह ही जाती है। पर प्यार और आदर में कमला कमी नहीं करती। अब तो हर महीने की पहली तारीख को सुभागी को एक बेटे के घर से दूसरे के घर जाना होता है। जिसके पास एक महीना रही थी वह अगले महीने की पहली तारीख को आने वाले महीने के जेब खर्च के रूप में 50 रुपए हाथ में देकर बस में बैठा देता है। इसके अलावा भी उसकी कोई ज़रूरत है यह जानने की कोशिश कोई नहीं करता। जब कुलदीप रुपए देकर माँ को याद कराने आया था तो उस समय सुभागी बुखार से तप रही थी और उसका सारा बदन फोड़े सा दुख रहा था। वह मुख से कुछ न बोली, चुपचाप पड़ी देखती रही। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन उसकी आंखों की भाषा जानने वाला वहाँ है ही कौन। वह मन ही मन हंसी। सामान क्या बांधना है, वही 4 साड़ियाँ हैं, एक थैली में पड़ी रहती है, जब कहो उठाकर चल देंगी। पता नहीं कितना समय हो गया था जब रसोई का सारा काम निपटा कर कमला उसके पास आई और धीमे स्वर में बोली, अम्मा उठो, थोड़ी चाय पी लो, तुम्हें बुखार चढ़ा है। 2 बिस्किट खाकर चाय पी लो और यह गोली भी खा लो, सुबह तक अच्छी हो जाओगी। तुमने शाम से कुछ नहीं खाया, फिर सुबह तुमको जाना भी है। कहते हुए उसका गला भर्रा आया था। चाय, बिस्किट और गोली वहीं रख कर वह जल्दी से वहाँ से चली गई। वह नहीं चाहती थी कि उसके पति को यह सब पता चले। वह पहले ही उस पर चिल्लाता है कि तुम अम्मा को इतने लाड़ न किया करो। वह बेचारी क्या लाड़ करेगी। हाँ, जो 2 रोटियां अम्मा खाती है वह प्यार के साथ खिलाती है, बस। सुभागी उठकर बैठ गई और चाय में डुबो कर बिस्किट खाने लगी और इंतजार करने लगी कि चाय थोड़ी ठंडी हो जाए तो उसी के साथ गोली खा ले। मन से बहू के लिए आशीर्वाद निकलने लगे। तभी उसे बहू बेटे की बातचीत सुनाई पड़ी।
सुनिए, अम्मा को तो तेज बुखार है, तो 2 दिन बाद चली जाए तो क्यों? कुलदीपक की आवाज़ थी। कुछ दवा वगैरह खाकर ठीक हो जाए तो वहाँ आप भाभी को जानते ही हैं। जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? इस थोड़ी सी कमाई में क्या क्या देखूँ? वहाँ भैया सरकारी अफसर हैं, मुफ्त में इलाज हो जाएगा। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहाँ क्या इलाज होगा? आप उन लोगों को जानते तो हैं। तो अब क्या चाहती हो? कुलदीप की खिज उसके स्वर में स्पष्ट थी। मेरा जी नहीं मानता कि इस हाल में अम्मा को कल भेजे। 1-2 दिन बाद। चुप रहो तुम। कमला की बात काट कुलदीप बोल रहा था। इस तरह तुम अम्मा की आदतें मत बिगाड़ो। कल चुपचाप उन्हें रवाना कर दो। सारा ठेका कोई हम ही नहीं ले रखे हैं, समझी? सुभागी के लिए ये बातें नई नहीं थी, पर चोट जब जब लगती दर्द तब तब होता है। वह जानती थी कि लाख चाहने पर भी ना तो कमला उसे रोक पाएगी और ना वह रुक सकेगी। वहाँ भी उसका स्वागत कैसा होगा वह अच्छी तरह जानती है। आ गई अम्मा, कैसी हो? बेटा पूछेगा जरूर, लेकिन इस सवाल का जवाब सुनने के लिए रुकेगा नहीं। आओ बैठो अम्मा। कितने बजे निकली थी? नाश्ता करके आई हो या कुछ खाओगी? बहू पूछेगी, लेकिन आगे कुछ लाकर रखेगी नहीं। यही सब सोचते सोचते कब आंख लग गई पता नहीं। सुबह उठी तो कुछ ठीक लग रहा था। नहा धोकर तैयार हो गई। कमला ने बड़े प्यार से चाय बनाई, पराठे बनाए और उसे नाश्ता कराया। तब तक राकेश भी तैयार हो गया था। चले दादी, आप तैयार हैं? हाँ बेटा, चलो मैं तैयार हूँ। और अपना थैला उठा लिया। कुलदीप और कमला ने पांव छूकर प्रणाम किए और राकेश ने उसके हाथ से थैला ले लिया और दोनों निकल पड़े। बस में बैठाकर राकेश ने उनको टिकट के पैसे दिए और प्रणाम करके बस से उतर गया। बस चल पड़ी और बस के साथ ही चल पड़ी यादों की बारात। दुल्हन बनी सुभागी ने जब अपनी सास के चरण छुए थे तो उनके मुख से आशीर्वाद झर पड़े थे। सील सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो, मीठा खाओ, पीला पहनो, और भी न जाने क्या क्या। उसके बाद भी उसने जब भी उनके चरण स्पर्श किए सदा यही आशीर्वाद मिला कि सील सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो। बहुत दिनों बाद एक दिन उसने अपनी सास से पूछ ही लिया था, अम्मा जी, यह सील सपूती का क्या मतलब होता है? सास ने बताया, सील सपूती का मतलब है सीलवान बेटों की अम्मा। क्यों बहू, कोई आने वाला है क्या? सुभागी शर्मा कर चुप लगा गई थी। पहले कुलप्रकाश का और उसके 3 साल बाद कुलदीप का जब जन्म हुआ था तो उनकी दादी ने आंगन में जोर जोर से थाली बजा बजा कर मोहल्ले भर को खबर दी थी कि उनकी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। मिठाई बांटी थी। हालांकि सुभागी की पहली संतान के रूप में जब रसीम ने जन्म लिया था तो माँ बेटी दोनों को ही जमकर कोसा गया। लो, पहले पहल बेटी ने इस घर का रुख किया, अब आगे भगवान जाने क्या होगा। लेकिन अगले ही साल कुलप्रकाश के जन्म के बाद रसीम को भी प्यार दुलार मिलने लगा। रानी बिटिया है, पीठ पर भाई ले आई। फिर आया कुलदीप। तब तो सुभागी और रसीम दोनों का ही भाव बढ़ गया, क्योंकि एक थी 2 बेटों की अम्मा और एक थी 2 भाइयों की बहन। फिर भी अम्मा जी पोतों का ही पक्ष लेती। अरे इन्हीं से तो खानदान की रोशनी होगी। लड़की जात का क्या, खा पी कर ले लिवा कर अपने घर चल देगी। बेटे ही तो जिंदगी भर का सहारा होते हैं, घर संभालते हैं। अब वही बेटे अम्मा को हर महीने की पहली तारीख को घर से निकाल कर दूसरे भाई के पास भेज देने को तैयार रहते हैं, जैसे कोई कैलेंडर का एक पन्ना निकाल देता हो। आज पहली तारीख है और सुभागी अपने बड़े बेटे के पास जा रही है। हर बार की तरह आज भी उसका स्वागत वैसे ही हुआ जैसे हमेशा होता आया है, यानी आ गई हो तो ठीक है, वैसे तुम्हारे बिना यहाँ कोई कमी न थी। बस स्टैंड से टांगे घसीटते हुए वह घर पहुंची थी। बुखार की कमजोरी से पैर कांप रहे थे। बहू ने पानी देते हुए पूछा, अम्मा नाश्ता करके आई हो या कुछ खाओगी?
नहीं बहू, कमला नाश्ता कराए बिना घर से निकलने कहाँ देती है। जी हाँ, जैसे यहाँ तो नाश्ता मिलेगा नहीं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, बस उसकी आदत की बात कह रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए चाय तो पी लीजिए। चाय पीकर सुभागी अपना थैला लेकर अलमारी में रखने गई तो देखा वहाँ किसी मर्द के कपड़े लटके हुए हैं। पूछने पर दुर्गा ने कहा, अम्मा हमने एक नया नौकर रखा है, उसी के कपड़े हैं। आपके कपड़े तो थैले में ही होते हैं, तो थैला अलमारी में रखे या बाहर, क्या फर्क पड़ता है। सुभागी ने अपना थैला कोने में पड़े एक स्टूल पर रख दिया और चुपचाप बैठ गई। उसने किसी को न तो यह सूचना दी कि उसे कल बुखार था और ना ही दवाई के लिए कहा। बुखार ने भी देखा कि उसकी कोई खातिर नहीं हो रही है तो 2 दिन बाद खुद ही हट गया। कमजोरी को अलबत्ता छोड़ गया। 3-4 दिन बाद थोड़ी स्वस्थ हुई सुभागी ने नहाने से पहले साड़ी निकाली तो देखा एक किनारे से फटी हुई थी। पोती रंभा से सुई धागा मांगा कि सी ले। रंभा जब माँ के पास सुई धागा लाने गई तो दुर्गा ने मुंह बनाकर कहा, हमें दिखाने के लिए फटी साड़ी लेकर आई होगी कि हम नई खरीद दें। यहाँ तो जैसे टकसाल ही खुला है। सुभागी सुई में धागा पिरोने की कोशिश करने लगी पर नज़र कमज़ोर होने के कारण मुश्किल हो रही थी। तभी बाहर कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि अपनी फटी साड़ी लेकर भीतर जाती, उसकी बेटी रसीम ने हाथों में कुछ पैकेट लिए हुए प्रवेश किया। माँ को देखते ही सब कुछ एक ओर रखकर उससे लिपट गई। माँ की दशा देखकर उसकी आंखें भर आई। उसके हाथ से साड़ी ले ली। क्या कर रही हो अम्मा? कुछ नहीं बेटा, यह साड़ी जरा सी फट गई थी, सोचा ज़्यादा फटने से पहले इसे सी लूँ। लाओ अम्मा, मैं सी देती हूँ, लेकिन साड़ी तो बहुत पुरानी हो चुकी है। आज सी भी देती हूँ तो कल दूसरी जगह फट जाएगी। उसके सामने उसकी अपनी साड़ी देखकर उसे बहुत ग्लानि हुई। तभी कार की चाबी घुमाता हुआ उसका पुत्र विनय आया और सुभागी के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। सुभागी ने मन से आशीर्वाद दिया। अंदर से दुर्गा और रंभा आई तो उनके कपड़े देखकर रसीम ने पूछा, कहीं जा रही हो क्या दुर्गा भाभी? अरे नहीं दीदी, हमें कहाँ जाना, हमारे लिए तो बस घर ही है। उनके कपड़े देखकर रसीम ने एक बार फिर अम्मा की उस फटी साड़ी की ओर देखा और बेटे को इशारा किया तो उसने एक पैकेट उठाकर सुभागी के हाथ में दे दिया। नानी माँ, यह लीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। जुग जुग जियो मेरे लाल, सदा खुश रहो। पर यह क्या है? नानी अम्मा, मेरी नौकरी लग गई है, आपके लिए साड़ी है, मेरी तरफ से छोटी सी गिफ्ट। अरे पगले, मैं तुमसे गिफ्ट लूंगी? क्यों नानी, आपने राजीव भैया से तो गिफ्ट ले लिया होगा, उससे क्यों लूंगी? अरे पगले, मेरा तो सारा बोझ ही इन पर है, फिर गिफ्ट कैसा? जब उसकी नौकरी लगेगी तब देखूंगी। क्यों अम्मा, राजीव की नौकरी लगे तो 6 महीने हो गए, आप नहीं जानती? अच्छा सच? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। क्यों बहू? अरे हाँ, ऐसी क्या नौकरी लगी है जो ढिंढोरा पीटती फिरूं? भूल गई होंगी। अरे रंभा, हम तो बातों में ही लग गए, जाकर बुआ के लिए कुछ ले तो आ, दुर्गा ने बेटी से कहा। रसीम के लिए अब वहाँ रुकना मुश्किल सा हो गया था। बोली, अरे नहीं भाभी, अभी तो नाश्ता करके ही आए हैं। विनय जैसे माँ की मनोदशा समझ गया हो, झट से बोला, मामी असल में हम तो आप सबको मेरे घर आज शाम को होने वाली पूजा का न्योता देने आए हैं। इससे पहले कि विनय आगे कुछ कहता, रसीम बोल पड़ी, अम्मा सच पूछिए तो हम आपको लेने आए हैं, अब आप हमारे साथ रहें। अरे पगली, जिसे बेटी दान में दे दी उस दामाद के दरवाजे पर जाकर बैठूं? कैसी बात करती हो रसीम, मेरा बुढ़ापा क्यों खराब करती हो? अम्मा छोड़िए भी, वो सब बातें अब पुरानी हो गई। नहीं रसीम, तुमने इतना कह दिया यही बहुत है, पर मैं अपने पुराने संस्कार कैसे छोड़ सकती हूँ? माँ तो बेटों के पास ही अच्छी लगती है। दीदी, अब इस उम्र में हमारी नाक क्यों कटवाना चाहती हो? जैसे हम अम्मा को ठीक से देखभाल ही नहीं करते। और दुर्गा अपने झूठ पर शर्मिंदा हो बगले झांकने लगी। रसीम के लिए अब वहाँ और रुक पाना असंभव हो गया था। उस हवा में जैसे उसकी सांस घुटने लगी थी। चलो विनय, अभी बहुत काम करने हैं, चलिए अम्मा आपका सामान ले लें।
क्या करती हो पगली, मैं बेटी के घर में नहीं जाऊंगी। नानी अम्मा, मैं तो आपका बेटा हूँ ना, अब तो मैं भी कमाने लगा हूँ। नहीं, अब आपका यह बहाना नहीं चलेगा, बस हम आपको लेकर ही जाएंगे। क्यों मामी? मन ही मन इस बोझ के हटने से खुश दुर्गा ऊपर से बोली, हम क्या कहें बेटा, हमारी भला क्या हस्ती। आपकी नई नौकरी ने हमारी वर्षों की सेवा पर झाड़ू फेर दिया। पर अपने मामा से तो बात कर लेते, आखिर बेटे हैं वो अम्मा के। तब तक रसीम सुभागी का थैला उठा लाई और लगभग घसीटते हुए अम्मा को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही जाते जाते बोली, कह देना भैया से कि एक माँ का अपहरण करके उनकी बेटी ले गई है, जब जी चाहे आकर ले जाए। लपक कर विनय ने उनके हाथ से थैला ले लिया और दूसरी तरफ से सुभागी का हाथ पकड़ लिया। विनय की बलिष्ठ हाथ का सहारा पाकर सुभागी को लगा कि आज उसकी सास की आशीर्वाद फला है कि सील सपूती हो। कहानी समाप्त। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल की कहानियाँ पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।